डॉक्टर में आपका स्वागत है। जीडीपी डेटा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहता है? कपिल सिब्बल का कांग्रेस छोड़ना क्या दर्शाता है? और आज के माहौल में कश्मीर में हो रहे हमलों को किस तरह से रोका जा सकता है? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे कई सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते हम आप तक ये शो नहीं पहुँचा पाए थे। शेखर उस समय बाहर थे देश के, लेकिन हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं ये एपिसोड लेके, ताकि आपसे मिलने का जो ये सिलसिला है वो इसी तरह से बना रहे। कोशिश हमने पूरी की थी कि पिछले हफ्ते भी कर लें, हालांकि मैं था डावोस में गया हुआ था तो 3.5 घंटे का टाइम का डिफरेंस है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वहाँ से हमने कोई सोचा रिकॉर्ड करें और हाँ फिर जब मैं वापस आ रहा था तो वो फ्लाइट थी, वो शुक्रवार को थी और उसके बाद हमको आके मौका नहीं मिला, तो बस फिर उसमें फंस गए उस चक्कर में। तो इसलिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। हम तो आप बात करते रहते हैं आपसे कि हफ्ते में 2 बार करेंगे और अभी एक बार मिस कर गए, लेकिन वो माफ़ी है हमारे को। लेकिन आपके सवालों पे हमने नज़र रखी थी, तो उस हफ्ते के भी कुछ सवाल मैंने इस बार आपके लिए ताकि आप तक आपके जवाब ज़रूर पहुँचे। शेखर, आज का सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है सार्थका दवी से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर हम Q4 GDP डेटा को देखें तो बढ़ती ब्याज दरों, बेरोजगारी, तेल की ऊंची कीमतों, कोविड की एक और लहर के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली स्टैगफ्लेशन के रिस्क क्या क्या हैं? देखिए, मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं तो आपकी तरह ये सारा डेटा देखता हूँ और कुछ बातें समझने की होती हैं। तो एक जो भारत को बहुत सोचना पड़ेगा कि भारत को एक निर्यातक अर्थव्यवस्था बनना पड़ेगा, क्योंकि भारत में हम सोचते हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, हमारी अपनी डिमांड इतनी होगी कि हमारी सारी अर्थव्यवस्था उसे चल सकती है। तो उससे हमने बहुत ज़्यादा निर्यात के ऊपर काम नहीं किया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम नहीं बने। अभी भी आप देखें कि जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, ये पहले ज़माने का, जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आ गए हैं हम। तो हमको सोचना चाहिए कि दुनिया में मार्केट खुला हुआ है, वहाँ जाके जो बेच सकते हैं उसको बेचें। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में इस समय अर्थव्यवस्थाओं में समस्या है, क्योंकि दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। जो इन्फ्लेशन है उसमें जिसको कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला, वही हो गया है अभी कि एक तो ऑयल प्राइस बढ़ गया है ये यूक्रेन में लड़ाई होने से। ऑयल प्राइस तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, बहुत ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो रूस से निकलते हैं, तो वहाँ से भी आना कम हो गया। जैसे कि उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आप मान लीजिए स्टेनलेस स्टील है जी, उसके अंदर निकल पड़ता है और निकल बैटरीज में भी पड़ता है। तो अब निकल दुनिया का है 70-80%, वो रशिया से ही आता है। ऐसी बहुत चीज़ें रशिया से हो गई। फिर दुनिया भर में आप देखेंगे, क्योंकि 1.5-2 साल काफ़ी लॉकडाउन वगैरह रहे, तो दुनिया में एक पेंटअप डिमांड थी। तो लोगों ने एकदम जो नहीं खरीदा, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी, उसकी डिमांड हो गई। क्योंकि डिमांड हो गई तो दुनिया में जो शिपिंग है, जो समुद्री जहाज़ हैं, वो तो सीमित हैं, तो सारे समुद्री जहाज़ भर गए। अब भर गए तो वो चले जा रहे हैं, बहुत बहुत दिन के लिए कंटेनर शिप्स के लिए, कंटेनर्स के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। जैसे एक ज़माने में हमारे यहाँ इंडिया में वैगन्स की शॉर्टेज होती थी, ट्रेन्स की, वैसे इस समय दुनिया में कंटेनर शिप्स की और कंटेनर्स की शॉर्टेज है। और उसमें भी क्या हुआ कि पीछे चीन ने क्योंकि अपने यहाँ पे लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि चीन की एक बड़ी, मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी वाली ज़ीरो कोविड पॉलिसी है, तो उन्होंने कहा सब बंद कर दो। तो जब उन्होंने कहा तो दुनिया भर के इतने कंटेनर शिप जो है, शिपिंग कंपनीज हैं, वो चीन की मिल्कियत में है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, निर्यातक है और बहुत बड़ा व्यापारी है। तो बहुत वो जहाज़ चीन के बंदरगाहों में ही अड़े हुए रह गए। तो दुनिया में उससे भी एक जो सप्लाई चेन डिसरप्शन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इन सब चीज़ों से बहुत महंगाई बढ़ गई। और जैसे महंगाई बढ़ी, उसमें एक और प्रॉब्लम क्या हुई कि कई देशों ने, ख़ास करके अमेरिका और काफ़ी यूरोपीय देशों ने भी, और ये बात मैं कहूँगा कि भारत ने अकलमंदी से नहीं करी। हालांकि भारत में भी ख़ास करके जो लेफ़्ट के जो अर्थशास्त्री थे, उनका बहुत दबाव था कि आप भी सबको पैसा भेजें, नोट छापें, पर भारत ने नहीं किया। ये अमेरिका ने किया, क्योंकि वो सोचते हैं कि डॉलर तो रिज़र्व करेंसी है दुनिया की, छापो और बांटो। तो उन्होंने खूब छापे, उन्होंने छापे और चीनियों ने वहाँ पे अपने रिज़र्व पार्क किए।
तो उस सारे चक्कर में वहाँ मुद्रास्फीति हो गई, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। हर किसी के घर में चेक मिले, उसको जिसको चेक मिले घर में बैठे, खर्चा भी कम है, उसको खर्च भी करना शुरू किया। तो इस सब चीज़ से जिसको कहते हैं हम अंग्रेज़ी में परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब है, जैसे मैं आपको अपनी देसी भाषा में समझाता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी में हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है ना, कि मतलब एक चीज़ जो बजनी चाहिए वो तो बज नहीं रही, उसके अलावा सब कुछ बज रहा है। तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था उस कार जैसी हो गई जहाँ पे हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है। तो उसको परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं, जब सारी बातें ऐसी ख़राब हों कि ज़बरदस्त तूफान आए। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अभी बड़ा भारी तूफान है। अब इसमें भारत अभी और क्या कर सकता है? तो पहली बात तो है कि लंबी सांस लेके प्राणायाम, लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़िए। जो आपके पास पैसा है उसे संभाल के रखिए। कोई उसके साथ आप स्पेकुलेशन नहीं करिए, सट्टेबाजी नहीं करिए। कभी स्टॉक मार्केट आपको लगे कि नीचे हो गया, फटाफट खरीद लो। हालांकि कभी आप मेरी सलाह स्टॉक मार्केट या किसी के ऊपर मत मानिएगा, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने पैसे को, कमाई को संभाल के रखें, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि दुनिया में और क्या होने वाला है। क्योंकि जो सबसे बड़ा दुनिया भर को अस्थिर करने वाला जो एक फैक्टर है वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है जी। तो उसमें लगता नहीं कि यूक्रेन हार मानने वाला है जल्दी से, और लगता नहीं कि पुतिन जीत सकने वाला है जल्दी से। तो अब दुनिया इस चक्कर में फंसी हुई है। हालांकि मैंने पीछे कुछ एक दो बातें देखी हैं कि कुछ टर्की की और रशिया की आपस में बातचीत हो रही है कि कोई तरीके से जो खास करके जो अनाज वाले जहाज़ हैं वो यूक्रेन के बंदरगाहों से अब जा सके। लेकिन वो भी आसान नहीं है। उस बंदरगाहों के में जो रूसी हैं उन्होंने भी माइंस डाली हैं, जो बारूदी सुरंगें होती हैं, और यूक्रेनियन से तो डाली ही डाली हैं। तो उनका माइन क्लियरिंग को भी बहुत टाइम लगता है। वो माइन बड़ी ख़तरनाक होती है, बड़ा बड़ा जहाज़ उसको माइन को टच करे तो डूब जाता है। आप देखें कि पाकिस्तान का जो की सबमरीन थी सबसे बड़ी PNS गाजी 1971 में, वो कैसे डूबी? विशाखापत्तनम के पास आ गई थी वो, लेकिन वहाँ पे हमारी बारूदी सुरंगें थीं और उनमें से एक उसको लग गई और वो इतनी बड़ी पनडुब्बी डूब गई। तो आज तो सुरंगें 50 साल पहले की बात है, 52 साल पहले की और भी ज़बरदस्त है। तो उन सबको साफ़ करना पड़ेगा, समय लगेगा। तो उसकी वजह से दुनिया भर में खाद्य पदार्थ महंगे हो गए, क्योंकि दुनिया भर में जितना भी गेहूँ आता है वो ज़्यादातर उसमें से रूस और यूक्रेन से आता है। अब दोनों में जंग है। अच्छा, उसके अंदर जो चीनियाँ ये जमाखोर हैं, क्योंकि वहाँ पे जंग हो रही है, वो दुनिया भर से जितना अनाज मिल रहा है, जितना खाद्य तेल मिल रहा है, उसको ले के इकट्ठा करे जा रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए हैं। हमारी तरह नहीं है वो कि इस बार बड़ी फसल हो गई तो हम कहाँ रखें, तो रेलवे साइडिंग में रख दिया चावल गेहूँ, बारिश आई बर्बाद हो गया। चीनियों के ऐसे नहीं होता। उनके अगर आप फोटोज़ देखें तो उनके जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उनके पास ही उनके ह्यूमंगस बड़े बड़े साइलोज हैं और सैकड़ों हैं। तो वो इतना अनाज स्टोर करके रखते हैं कि 1.5 साल की अपने खाने का इंतजाम वैसे ही रखते हैं। उसके ऊपर से भी इकट्ठा करे जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है दुनिया में कमी होगी और उसके बाद दाम बढ़ेंगे। तो इस सारे चक्कर में अब सारी दुनिया फंसी हुई है। आपने रूस यूक्रेन की बात की। जो अगला सवाल है वो आदित्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं, वो बहुत ही रेगुलर व्यूअर है। उन्होंने काफ़ी हमें सवाल भेजे थे। उसमें से एक जो सवाल है इनका ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए हालिया GDP विकास दर के संबंध में आप क्या सोचते हैं? अगर रूस यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ होता तो क्या इस साल हमारे लिए 9% को छूना संभव था? और आपको क्या लगता है कि अगर युद्ध जारी रहा तो क्या हमारे लिए 8% या उससे अधिक की विकास दर बनाए रखना संभव होगा? देखिए, फिर ये बात इन बातों में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो कहता है वो बात कई बार आमतौर पे ठीक नहीं होती। क्योंकि देखिए, ये जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है अब बहुत पेचीदा है, उसमें बहुत चीज़ें हैं, उसमें बहुत सतह हैं, तो हमें पता नहीं कब क्या काम करेगा। हालांकि एक बड़ी बात होती है कि जो पेट्रोलियम का दाम है, कच्चे तेल का दाम है, उससे हर चीज़ का कनेक्शन होता है। तो अब कुछ लगता है कि जो कल रात की खबर थी वो ये थी, कल रात जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि बृहस्पतिवार रात को, थर्सडे रात को ये खबर थी कि कुछ बातचीत हुई है कि अब UAE जो खाड़ी के देश हैं, UAE और सऊदी अरेबिया,
उन्होंने इस बात पे सहमति जताई है कि वो तेल ज़्यादा निकालना शुरू करेंगे, और सचमुच में अगर वो तेल इतना ज़्यादा निकालना शुरू करेंगे जितना वो कह रहे हैं, तो लगता है कि तेल के दाम थोड़ा काबू में आए। हालांकि उस खबर के बाद आज तो कम नहीं हुए हैं, लेकिन तेल तो वैसे भी फॉरवर्ड खरीदा जाता है, आज के लिए नहीं खरीदा जाता। तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। अगला जो सवाल है वो नचिकेत भागवतकार है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में कश्मीरी हिंदुओं के मारे जाने के बारे में काफ़ी पढ़ा है। वो पूछ रहे हैं कि आज के माहौल में क्षेत्र में सेना के साथ ये कैसे संभव है और सरकार इसके बारे में और क्या कर सकती है। देखिए, सेना तो हर किसी के घर में नहीं हो सकती और सेना को भी खतरा होता है। तो ये तो जो कश्मीर वैली है, घाटी है, इसमें एक अब इतिहास भी है और उसका एक यथार्थ भी है, रियलिटी है कि वहाँ पे लोग नाराज़ हैं, हथियार आराम से मिल जाते हैं। और इसमें अगर हमारे यहाँ आप एक स्टोरी देखेंगे अनन्या भारद्वाज की, तो उन्होंने बताया कि जो अब लोग जो मार रहे हैं ये कोई कैटेगराइज्ड टेररिस्ट नहीं है, ये हाइब्रिड है। उनमें फ़र्क क्या है? कैटेगराइज्ड वो आतंकवादी होते हैं जिन्होंने पहले कुछ आतंकवाद का कारनामा किया हो तो वो एक रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, इंटरनेट के ऊपर किसी ने उनको सिखाया और बोला कि अच्छा फलाना आदमी को मारना है, अब बोलो जो भी जिंदाबाद बोल रहा है आपने और जो भी कसम खानी है, और आपको एक आदमी आएगा, आपको एक पिस्तौल दे जाएगा, जाके उसको मारा हो, फिर पिस्तौल लेके आ जाना, वही आदमी पिस्तौल वापस ले जाएगा, आपके पास कोई सबूत भी नहीं रहेगा। तो ये इस तरीके से ये अब मारा जा रहा है। जहाँ देखिए 1 करोड़ के करीब लोग हैं, वहाँ पे आप ये सोचें कि किसी के साथ भी हर किसी को आप बचा पाना चाहिए, सब हर किसी को, लेकिन हो नहीं पाता है। देखिए जो क्राइम भी होता है तो यहाँ पे ये क्राइम नहीं है क्योंकि ये टारगेटेड किलिंग्स हैं। और हमें ये समझने की बात है कि आतंकवादी टारगेटेड किलिंग्स क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेन भी हुआ कि जैसे कश्मीर फाइल्स आई फिल्म, फिर ये हुआ कि अरे देखिए ये पहले इतनी कमज़ोर सरकारें थी भारत में जिससे कि सारे कश्मीरी पंडित निकल गए, उनको मारा गया और सरकार उन्हें बचा नहीं पाई, अब तो हमारे मोदी जी की सरकार है। तो वो कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, बीजेपी की सरकारों ने उसको बहुत पेट्रोनाइज भी किया, तो उससे आतंकवादियों को एक मौका मिला कि हम दिखाते हैं कि हम भी कश्मीरी पंडितों को मारेंगे, फिर देखते हैं आप बचा पाते हो कि नहीं। अब ये बात ज़रूर है कि अब सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है कि जिसने भी मारा हमने उसे अगले 2-3 दिन में या बंद कर दिया या हमने उसको भी मार दिया। लेकिन आतंकवादी जो हैं वो तो मरने के लिए आए हैं। आप कश्मीर में अगर आतंकवादियों को देखें तो जो भी आतंकवादी एक बार जब कैटेगराइज हो जाता है उसके बाद 4-5 महीने से ऊपर नहीं जीता है, लेकिन वो एक काम से आते हैं और वो काम उनका अब ये है कि किसी भी तरीके से जो एक नॉर्मलसी आ रही थी कि ना सिर्फ बाहर के लोग वहाँ जाके काम कर सकें, जैसे कि एक बैंक मैनेजर थे ये जो अभी जो स्टेट बैंक की सपोर्टेड एक लोकल बैंक था वहाँ पे, और चाहे वो कश्मीरी पंडित हों वो वापस जा सकते हैं। तो बाहर के भारत के लोग वहाँ काम कर सकें आके और कश्मीरी पंडित वापस जा सकें। ये एक बहुत बड़ी कसौटी है कि कश्मीर में हालात सुधर गए हैं या नहीं। अब आतंकवादी ऐसा क्यों चाहेंगे कि सुधर जाए? तो ये एक रस्साकशी है जो कश्मीर में चलती रहती है। ये कश्मीर ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो भारत के हाथ से चला जाएगा, या कोई आप ऐसा एकदम कदम ले लेंगे कि चाहे उड़ी में भी आप कुछ कर लीजिए, चाहे बालाकोट में कर लीजिए। ये सब उस दिन की हेडलाइन होती है, क्योंकि जो बड़ी बीमारी है वो 75 साल पुरानी है। जिस रिपोर्ट की अनन्या भारद्वाज की रिपोर्ट की शेखर ने बात की, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके उस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं। और जो मैं बीमारी कह रहा हूँ, मैं कश्मीर को बीमारी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कश्मीर में जो बीमारी है, जो कश्मीर में क्राइसिस है। अगला सवाल जो है शेखर वो अर्जुन खरबंदा का है, जो पूछ रहे हैं कि पिछले हफ्ते पंजाब से आ रही खबरें अच्छी नहीं थी। एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, एक विधायक को मारपीट के आरोप में जेल की सज़ा सुनाई गई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या और गन हिंसा में वृद्धि हुई।
ये देखते हुए कि पंजाब एक संवेदनशील बॉर्डर राज्य है, यहाँ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, एक तो बात यह है कि मैंने पंजाब को उस समय बहुत नज़दीक से कवर किया है जबकि वहाँ पे आतंकवाद था। तो आप कहिए कि 1983 से 1993-94 तक जब तक ख़त्म हुआ, बिल्कुल डे टू डे तरीके से कवर किया है। लेकिन एक चीज़ हमने पंजाब में कभी नहीं देखी, वो गैंग वॉरफेयर। अच्छा। कि गैंग्स हैं और अब गैंग्स के पास AK-47 है। तो ये कुछ ऐसा हो गया है कि जैसा कि यूपी के कुछ हिस्सों में, ईस्टर्न यूपी वगैरह में होता है, ये पंजाब में कभी सुना नहीं था। क्योंकि पंजाब की पुलिस जो भी हो वो ये गैंगस्टर्स को नहीं राइज करने देती थी कि पंजाब की पुलिस भी बहुत धाकड़ है। तो ये एक अचंभे की बात है। इसके बारे में बातें की जा रही थी लेकिन इतनी समझ हमको नहीं थी। अब क्योंकि ये बड़ा प्रोमिनेंट आदमी का खून हुआ है तो सारी जगह इसकी अवेयरनेस आएगी। देखिए कि अभी भी ये नहीं है कि पंजाब में ही गन्स हैं, पंजाब में ही इतने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में गन्स क्यों हैं? क्योंकि अगर पंजाब में ये कल्चर आ गई तो फिर पाकिस्तान से गन्स आना बहुत आसान है। क्योंकि पाकिस्तान ISI सरकार ना भी भेजे तो स्मगलिंग से आप देखिए पाकिस्तान में तो हर शादी ब्याह में बारात में AK-47 ही चलती है। वहाँ तो बिल्कुल खुलेआम है। उसके अलावा जो पाकिस्तान का पश्चिमी इलाका है, जो उनका ट्राइबल इलाका है, अफ़गानिस्तान जिसको F-पाक इलाका कहते हैं, वहाँ पे तो दुकानें भी हैं जहाँ पे आप जाके ख़रीद सकते हैं, मशीन गन भी ख़रीद सकते हैं। तो ये पंजाब में होना बहुत ख़तरनाक बात है और इसके अंदर सबको काम करना पड़ेगा, ना सिर्फ पुलिस को बट पुलिस को भी, राजनेताओं को भी। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ के जो पॉपुलर कल्चर के लोग हैं, चाहे वो गायक हैं, चाहे वो एक्टर हैं, उन सबको भी थोड़ा ये जो मैचो तरीका निकाला गया है। ये मूसेवाला जो थे ये भी बड़े दिलचस्प इंसान थे। 28 साल के थे सिर्फ, अभी शादी होनी थी इस साल में, बाद में इनकी, माँ बाप के एक ही बेटे थे। अच्छा, जो जहाँ तक मैंने सुना है कोई ऐब नहीं था, शराब का नहीं, सिगरेट का नहीं, लेकिन एक जुनून था, वो बंदूकों का था। तो हर गाने में पिस्टल ली हुई है, यहाँ पिस्टल लगा ली, यहाँ राइफल उठा ली, हालांकि होती सारी नकली हैं। एक ज़माने में मैं एक बार गया था चेन्नई में, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे ले गए थे दिखाने के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट, कोई बिजनेस ही है किसी का, जो कि हर तरह के हथियार नकली बनाता है। अच्छा। फिल्मों के लिए, लड़ाइयों के लिए। वहाँ पे आपको मशीन गन, हर तरह की राइफल, स्टैन गन, बजूका, RPG, सब कुछ मिलता है। सब वो लकड़ी का बनाया होता है और उससे कुछ आप कर नहीं सकते। तो वो भी ऐसी चीज़ों के साथ अपना ड्रामा करते थे गानों के अंदर। तो वो गन कल्चर से बदनामी भी हो गई। और दूसरा ये कि ये भी बात अभी साफ नहीं है कि उनका कोई बड़ा गैंग था, लेकिन एक बार ये बात आई थी कि किसी और गैंग के नेता की हत्या हुई, सरगने की हत्या हुई, तो इनका उसमें कोई रोल था। तो इन्होंने ये कहने की बजाय कि इसमें मेरा रोल नहीं है, उन्होंने कहा करना जो कर लेना, थोड़ा होता है ना ऐसे। तो बस वो बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। एक ट्रेजेडी में भी अगर उससे कोई सबक सीखा जाए तो कम से कम और लोगों का भला हो जाएगा। पंजाब में गन कल्चर नहीं बढ़नी चाहिए। अगला जो सवाल है वो मानस शर्मा का आ रहा है, जो पूछ रहे हैं कि चिंतन शिविर के बाद कपिल सिब्बल तीसरे हैं जो कांग्रेस छोड़ने वाले, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, चिंतन शिविर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ तो इतना जानते नहीं, लेकिन जो उन्होंने बाद में रिलीज भी किया, लगता नहीं कि उस पर कुछ काम किया गया है। और उसके एकदम बाद राहुल गांधी फिर बाहर चले गए, अचानक नजर आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और। ये ऐसे होता है जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, कि जो ज़मींदार है वो खुद अपना सब कुछ छोड़ के चला जाए तो पीछे फिर वो जिसकी मर्जी वो झपटा मार लेता है। तो जिस सेना का जनरल ही कभी नज़र आए, कभी ना नज़र आए, उस सेना के सैनिकों की हालत क्या होगी, और यह उस सेना के ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स की हालत क्या होगी। वो यही देखते रहेंगे कि कब आएंगे, कब सोचेंगे, कब क्या कहेंगे। तो जब मोराल किसी पार्टी का मनोबल डाउन होता है तब ऐसी बातें बहुत होती हैं।
आपने राहुल गांधी की बात की। अगला जो सवाल है संकल्प का है, जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि लगभग 1 साल पहले इसी शो में उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या राहुल गांधी के लिए अपनी छवि बदलना संभव है। वो बोल रहे हैं कि आपने उस समय हाँ कहा था और कहा कि कई राजनेताओं ने ऐसा किया है। अब वो बोल रहे हैं कि इतना समय 1 साल बाद आपका क्या कहना है इस पर, आपका क्या ख्याल है। वो बोल रहे हैं कि ये स्पष्ट है कि उन्हें भारत की बहुत अच्छी समझ नहीं है और उनका थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू ज़्यादा है। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि उनका वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है, लेकिन पहली बात मैं बताता हूँ कि जैसा आप कह रहे हैं कि जो मैंने पिछले साल कहा उसको मैं ये नहीं कहूँगा अभी भी कि असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं होता है। लोग बड़ी बुरी स्थिति से भी वापस आते हैं। जैसे कि बीजेपी की 2 सीटें आई थी 1984 में और वहां से कैसे बिल्ड किया, लेकिन उसमें दम चाहिए, पेशेंस चाहिए, फोकस चाहिए। पिछले साल में जब हमारी और आपकी पिछली बार बात हुई थी, तब से अब तक राहुल गांधी ने हमें कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है कि उनके पास फोकस या उनके पास धैर्य है या उनके पास उस तरह की एक, मैं कहूँगा कि फायर इन द बेली कहते हैं ना, पेट में आग होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही है। ये जिसको फिर कहते हैं विल टू पावर, कि मुझे सत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखें कि लोग जो क्षेत्रीय नेता हैं उनमें है, ममता बनर्जी में विल टू पावर है, जगन में आंध्रा में विल टू पावर है, ऐसे केजरीवाल में है, लेकिन राहुल गांधी में नज़र नहीं आता है। और बल्कि वो तो बनी बनाई को बिगाड़ देते हैं क्योंकि उनका मूड ख़राब हो जाता है, जैसे कि पंजाब में किया। अब आपने निकाल दिया अमरिंदर सिंह को क्योंकि आपको पसंद नहीं थे। आपकी पार्टी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई, किसी और की सत्ता आ गई। जिसको आपने लगाया वहाँ पे अमरिंदर को निकालने के लिए, वो कुछ आपको 1 सीट ही नहीं ला पाया, वो जेल में है अब। और जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया उसका किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा इस घर को लगी आग, इस घर के चिरागों से वाली स्थिति है। अगला जो सवाल है वो हिंदोल भट्टाचार्य का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि अयोध्या फैसले के बाद मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि आरएसएस के मोहन भागवत ने लोगों से आगे बढ़ने और राष्ट्र और समाज के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया था। अब ज्ञानवापी के बाद उन्हें फिर ये बयान देना पड़ा। वो पूछ रहे हैं कि क्या आरएसएस नियंत्रण खो रहा है और क्या कोई पेंडोरास बॉक्स खुल गया है जिससे अब आरएसएस को भी बंद करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, पेंडोरास बॉक्स तो खुल गया है और ये कुछ हद तक खुल गया था सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के फैसले के बाद। हालांकि हमारी सब लोग की ये सोच थी कि क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है इसलिए कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब लोग शुरू हो गए। अब आप देखिए, जो भागवत जी की अभी एक स्पीच आई है जो उन्होंने नागपुर में अभी दी है बृहस्पतिवार को, पिछले बृहस्पतिवार को, उसमें वो क्या कह रहे हैं? उसमें कह रहे हैं कि आप हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। पर एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए। वो ये नहीं कह रहे कि ज्ञानवापी के नीचे नहीं ढूंढिए, या जहाँ पे अगर आपको लगता है कि जो आपको मिला है वो शिवलिंग है, आप उसके पीछे ना पड़े, वो नहीं कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि देखिए, जो आज के हिंदू और मुसलमान हैं उन्होंने तो ये मंदिर नहीं तोड़े थे पहले, जो पहले हुआ 500 साल पहले, 400 साल पहले, उसके लिए आज के हिंदू और मुसलमान जिम्मेवार नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान भारत में आए थे पहले, वो आक्रामक बन के आए थे, हमलावर बन के आए थे, लेकिन जो आज के मुसलमान हैं उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे क्योंकि वो यहीं के हैं। तो वो कहते हैं उसी भाषण में, 31 मिनट का भाषण है और ये चीज़ें पूरी सुननी चाहिए। कई बार इनके जो कवरेज होती है ना, मैं मीडिया से तो हम भी हैं, लेकिन तो मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप 300-400 शब्दों का उसके ऊपर रिपोर्ट लिखते हैं तो कई बार नुएंस नहीं आता है जी। तो उसको आप ध्यान से देखें और ध्यान से देखें तो वो कह रहे हैं कि देखिए, ये जब हमलावर आए थे मुसलमान तो इन्होंने बहुत मंदिर तोड़े इसलिए कि भारत की जो जनता थी, हिंदू जनता थी, उसको डिमोरलाइज कर दें। अब जो डिमोरलाइज किया उसमें 2-3 कुछ जगहें ऐसी हैं जिनसे हम हिंदुओं को खास लगाव है। अब वो ये नहीं कह रहे कौन सी, पर मैं आपको मैं उसका अनुवाद करके बता सकता हूँ, ट्रांसलेशन करके। उनका मतलब है बनारस जी, मथुरा, एक अयोध्या हो गई। तो अयोध्या हो गई। जैसे पहले एक ज़माने में नारा था
ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब ज्ञानव्यापी में जो हो रहा है वो कोर्ट में हो रहा है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो कोर्ट कहेगा सब मान लेंगे। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो ये चाहूँगा कि दोनों समुदाय जो हैं आपस में बात करके कुछ फैसला कर लें। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हिंदू समुदाय को खास लगाव है और इनको खास करके तोड़ा गया था उनको डिमोरलाइज करने के लिए। तो मुसलमानों को भी ये बात समझनी चाहिए। तो मैं फिर उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, हो सकता है ओवर इंटरप्रेट कर रहा हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि मैं ओवर इंटरप्रेट कर रहा हूँ। वो यही कह रहे हैं कि अगर दो समुदाय आपस में बात करें तो मंदिर तो बहुत तोड़े गए थे, ये 3 से हमारा खास लगाव है, तो इन 3 के लिए आप लोग कुछ अकोमोडेशन कीजिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनके लिए हम कोई आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। अगला जो सवाल है वो अभय देशपांडे का आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में आपने यूक्रेनी लोगों के थॉट प्रोसेस का सही वर्णन किया है। अब उनका प्रश्न ये है कि क्या यूक्रेन अर्थात उनके जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने अगर नेटो में शामिल होने के बारे में एक समझौतावादी रुख अपनाया होता तो जिस तरह की अशांति का यूक्रेन के लोग सामना कर रहे हैं इससे बचा जा सकता था। जी, इसकी मुझे कोई इस बात के लिए मुझे कोई मैं पक्के तरीके से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब तो वो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि नेटो इज़ ऑफ द टेबल, और नेटो को इतनी जल्दी होने वाला भी नहीं था। अब देखें कि अगर आप सारे पुतिन के वक्तव्य देखें तो किसी वक्तव्य में वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि यूक्रेन एक अलग देश है। वो बार बार कहते हैं तो है ही नहीं, ये तो हम रूसी लोग ही हैं। तो वो जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरिडेंटिज्म, मुझे पता नहीं हिंदी में उसको क्या कहते हैं। इरिडेंटिज्म होता है जब कोई सोचे कि अरे भाई मेरे पुरखों के समय ये ज़मीन मेरी थी तो अब भी मेरी होनी चाहिए। जैसे हिटलर ने कहा अच्छा कि जितने देश हैं जहाँ पे लोग जर्मन बोलते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है, ये मेरे देश का हिस्सा है। तो ये इरिडेंटिज्म होता है। तो ये पुतिन का भी वही है कि ये जितने पुराने इलाके, क्योंकि जो पुतिन ने अपना पहला भाषण दिया था इसके ऊपर, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि यूएसएसआर में यूक्रेन हमारा हिस्सा बना। उसने कहा कि ये तो इंपीरियल समय से था, और उसने ये कहा कि लेनिन ने ये गलती करी कि यूक्रेन को या इन सब राज्यों को जो सोवियत यूनियन में थे इनको अलग अलग गणराज्य बनने दिया, रिपब्लिक्स, क्योंकि यूएसएसआर का मतलब था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो हर रिपब्लिक अलग था। तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल घड़ी को क्या कैलेंडर को ही उल्टा कर रहा था। अगला सवाल जो है वो रोहित श्रीवास्तव का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमने पैंगोंग लेक पर चीन द्वारा निर्मित बड़े पुल की खबर देखी और अक्साई चिन के विवादित क्षेत्र में नए मिलिट्री ढांचों के सैटेलाइट चित्र भी हैं। जाहिर है चीन पिछले 2 वर्षों में डी-एस्केलेशन की बात करते हुए इनका निर्माण कर रहा है। क्या आपको लगता है कि चीन सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी की अपनी रणनीति से बच रहा है अब तक, और क्या भारत इस समय इसके बारे में कुछ कर सकता है? देखिए, एक तो बात यह है कि जो पुल उन्होंने बनाया है पैंगोंग बे, वो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसके अब ये बड़ा पुल बना रहे हैं जिसके ऊपर से वो टैंक वगैरह भी ला सके, तो उनकी जो क्षमता है बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ये उसी इलाके में है जो उनके कब्जे में शुरू से है। और जो अक्साई चिन भी है, ये एक भारत में हमारे यहाँ क्योंकि हम इतना अपना इतिहास नहीं समझते हैं, पढ़ते हैं, और थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह से भी समझते हैं, और थोड़ा जो टीवी चैनल्स हमारे शाम को करती हैं उससे समझते हैं। पर ये सच्चाई है कि जो अक्साई चीन है, ये चीन ने 1962 की लड़ाई में भारत से नहीं लिया। अक्साई चीन ने 50 के दशक में ही शुरू में ही ले लिया था। ये तो भारत को बहुत बाद में पता लगा कि उन्होंने ले लिया है। उन्होंने अपनी सड़क बना ली, तिब्बत सिंकियांग हाईवे, उसके थ्रू अक्साई चीन के, उसके बहुत बाद भारत को पता लगा नेहरू जी के समय कि चीन ने कब्जा कर लिया है। तो अक्साई चीन ने अभी कब्जा नहीं किया है। अब वो एक तरह से उनकी टेरिटरी है, उसमें वो जो करें हमारा उसमें कुछ बस नहीं है। पर ये ज़रूर है कि चीनी अब ये दिखा रहे हैं कि अब वो यहाँ पे पूरी अपनी क्षमता लेके, पूरी अपनी फ़ौज लेके बैठने वाले हैं, ताकि भारत की काफ़ी फ़ौज भी वहाँ पे फंसी रहे।
क्योंकि देखिए चीन को अपना जो उसका सबसे बड़ा दोस्त है पाकिस्तान, उसकी भी मदद करनी है, लेकिन वो मदद कर रहा है बिना जंग लड़े, क्योंकि उसकी जंग नहीं लड़नी। और पाकिस्तान से भी कल को अगर भारत की भगवान ना करे लड़ाई हो जाए तो चीन लड़ने नहीं आएगा, लेकिन इस तरीकों से पाकिस्तान की मदद करेगा। आज आप देखें कि चीन 50-60 हज़ार फौजी वहाँ पे ले आया, हमने भी 50-60 हज़ार हमारे रखे, हमने इतने टैंक वहाँ रखे, हमने इतनी गन्स वहाँ रखी आर्टिलरी की, तो वही सब पाकिस्तान को एक तरह से सहारा मिलता है कि दो फ्रंट खुल गए। तो उस तरीके से वो वहाँ पे अपना खेल कर रहा है। अगले जो 2 सवाल हैं, आखिरी 2 सवाल, दोनों हमारे मेंबर्स के हैं। एक क्रिकेट से जुड़ा है और एक हिंदी संगीत से जुड़ा है। कौस्तुभ सौका जो कि हमारे मेंबर है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि शेखर जी, हिंदी सिने संगीत के गिरते स्तरों पर आपके क्या विचार हैं? स्तर धुनों के और लफ्ज़ों के भी गिर गए हैं। वो बोल रहे हैं क्या हमें हिंदी सिने संगीत में फिर से अच्छे दिन दिखेंगे? वो बोल रहे हैं कि वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको भी हिंदी संगीत पसंद है। देखिए अब मैं ये बात सोच भी रहा था पिछले हफ्ते जब ये इसी हफ्ते जब ये के की मृत्यु हुई, क्योंकि जब मैंने सुना और सब लोग और सब हमारे नौजवान लोग, शायद आपने भी कुछ ट्वीट किया था उसके ऊपर, नहीं आपने नहीं, हमारे बहुत साथियों ने नौजवान साथियों ने ट्वीट किया, तो मैंने कहा ये कौन है के, क्योंकि फिर मुझे समझ आया कि मैं अब इतना ओल्ड फैशन हो गया कि मुझे आज के गायकों के बारे में पता ही नहीं है। फिर मैंने बहुत सोचा मैं किसकी आवाज़ पहचानता हूँ। सोनू निगम पहचानता हूँ, अभिजीत पहचानता हूँ, सुखविंदर पहचानता हूँ, प्रीतम पहचानता हूँ, हिमेश रेशमिया, प्रीतम के साथ भी काफ़ी गाने, हाँ हिमेश रेशमिया पहचानता हूँ, पर ये के नहीं पहचानता। क्योंकि गानों की बात एक होती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके जो ट्यून है या जो आवाज़ है वो एक चीज़ है, लेकिन उसमें जो शब्द होते हैं उनकी भी बहुत महत्ता है। तो आजकल काफ़ी तुकबंदी भी होती है और काफ़ी फालतू ज़बरदस्ती, कोई सिर्फ इसलिए कि लगे कि मैंने कुछ ज़बरदस्त चीज़ लिखी है, फालतू कोई बड़ा भारी उर्दू का कायनात शायरात डाल देते हैं जिसका मतलब नहीं होता। तो वो पोइट्री नहीं है, वो कविता नहीं है। तो इसलिए वो जो शब्द हैं आपके दिमाग में चढ़ते भी नहीं, आपकी ज़बान पर चढ़ते भी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने विशाल भारद्वाज की एक ट्वीट देखी, तो उन्होंने कहा कि देखिए माचिस में पहली बार मेरी भी डेब्यू थी, मैंने फिल्म बनाई और माचिस ही के ने पहली बार गाना गाया और माचिस में विशाल भारद्वाज ने भी डायरेक्शन किया था। तो उन्होंने कहा कि उस फिल्म से हम दोनों बने और उन्होंने वो गाना गाया था छोड़ आए हम जो गलियाँ वो गलियाँ। तब मुझे समझ आया कि तो वो सिंगर है जी। और किस लिए वो गाना याद है? क्योंकि उसमें गुलजार साहब ने के शब्द लिखे थे। तो शब्द बहुत अब देखिए शब्द तो काफ़ी गड़बड़ हो ही गए हैं। वो कौन सी फिल्म थी जो गोवा में बनी थी जिसमें अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा थी और उसमें एक वो आइटम नंबर था जो दीपिका पादुकोण का मोटे से मोटा बंदा पॉटी पर बैठे डैश डैश डैश। तो वो ठीक है, आप कह सकते हैं कि आजकल रैप में जो मर्जी चलता है, लेकिन वो रैप में जो मर्जी चलता है। तो मैं कहूँगा ये नहीं है कि बिल्कुल भी जो गीत लिखे जा रहे हैं सब बेकार हैं। जैसे स्वानंद किरकिरे हैं, अभी भी अच्छे लिखते हैं, प्रसून जोशी जब लिखते हैं वो भी कविता लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी आप देखें कि कितने गाने जो हमारे यहाँ हिट होते हैं बड़े, वो पहले दक्षिण की फिल्मों में होते हैं, रहमान के या किसी और के। उनको जब उस फिल्म को हिंदी में बनाया जाता है तो उसी धुन में आपको शब्द फिट करने पड़ते हैं। अब आप देखिए कि बॉम्बे फिल्म के गाने हैं या रोजा फिल्म के गाने हैं, कादलन जो तमिल थी, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोला था, मुकाबला समथिंग, तो वो उसी में ऑलरेडी जो बना हुआ गाना होता है उसमें हिंदी शब्द फिट करने पड़ते हैं, तो उसमें फिर बहुत गड़बड़ होती है। आखिरी जो सवाल है आज का, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आजकल के गानों के बारे में पता नहीं होना चाहिए, पर उसका एक और भी कारण है। उसका कारण ये है कि आजकल गाने हम कहाँ सुनते हैं, ज़्यादातर हम FM पर सुनते हैं। और FM पर क्या होता है कि वही रेडियो स्टेशंस हैं, वही 30 गानों 40 गानों को लेके उनका लाइसेंस लेते हैं, पैसे देते हैं, वो 1 महीना चलता है, उसके बाद नए वालों में शिफ्ट हो जाते हैं। तो पुराने वाले फटाफट बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए जो गाने अभी भी एंड्योर करते हैं, चलते हैं, जो टिकाऊ हैं, वो पुराने गाने हैं, क्योंकि नए फटाफट बाहर हो जाते हैं। अभी आप देखिए कि पीछे, जैसे मैं सोच ही रहा था कि कौन से और
नई फिल्मों के गाने, तो नई फिल्म मैंने जैसे अब इतनी नई नहीं है, जैसे दिल से एक फिल्म थी या बॉम्बे फिल्म थी या वो कौन सी फिल्म थी जो विवेक ओबरॉय और रानी मुखर्जी की थी, हमदम सुनियो रे, युवा में था, नहीं कुछ था, हमदम सुनियो रे जिसमें गाना था, वो रहमान का ही म्यूजिक था और गुलजार के वर्ड से, तो वो गाने भी अभी गायब हो गए, आपको कोई एफएम स्टेशन नहीं सुनाता है। तो अनलेस आपकी अपनी प्लेलिस्ट हो जिस पर आप सुनते हो, कोई एफएम स्टेशन नहीं सुनाता है, कोई टीवी की म्यूजिक चैनल नहीं सुनाती है, क्योंकि नए वालों में पैसे ज़्यादा लगते हैं, पुराने वाले जो मर्जी चलाते हैं, तो फिर ये इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगला जो सवाल है, आखिरी सवाल आज का, वो आ रहा है आदित्य से, जो कि हमारे मेंबर है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि चेन्नई, मुंबई, केकेआर और एसआरएच जैसी टीमों के लिए क्या सबक है, वे आगे क्या कर सकते हैं ताकि अगले साल हम उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। तो जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, मालिक हैं, उनको पेशेवर लोगों को, मैनेजर्स को लेके बोलना चाहिए कि आप एक टीम बनाइए। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि हर मालिक सोचता है अगर मैं इतना ज़बरदस्त, मेरा दिमाग नहीं होता तो मैं मालिक क्यों होता, है ना। और हर मालिक का बच्चा भी सोचता है कि मैं इतने ज़बरदस्त दिमाग का की पैदाइश हूँ तो मैं, उससे भी बड़ा दिमाग है मेरा। और भारत ऐसा देश है जहाँ पे 138 करोड़ लोग सोचते हैं कि मैं क्रिकेट का कोच हूँ और एक्सपर्ट हूँ। तो जहाँ पे आप देखें कि मालिक बहुत प्रोमिनेंट हैं और बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी मर्जी से कोई स्टार को देख के टीमें बनाई हैं। लेकिन जो टीमें बिल्कुल प्रोफेशनली बनाई गई, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, कुछ हद तक मैं कहूँगा कि दिल्ली या पंजाब भी, इनको आप देखें तो ये ज़्यादा, लखनऊ काफ़ी प्रोफेशनली बनाई गई, तो इन टीमों ने बेहतर किया है। और टीमें जो सबसे ख़राब किया वो आप देखें कि मुंबई, क्योंकि मुंबई का क्या था कि जो लोग हमारे साथ रहे उन्हीं को रखते हैं। अब किरण पोलार्ड, उन्होंने पहले कुछ भी किया हो, जो खेल है ना वो कोई रेपुटेशन को नहीं मानता है। अभी कल मैंने देखा ये टेस्ट मैच में जो रूट आउट हुए, वो इतनी बाहर बॉल थी, उसको ऐसे जैसे कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे हो। तो मैंने कहा रे, जो रूट इज़ हैविंग ए विराट कोहली डिसमिसल, क्योंकि समय के साथ, उम्र के साथ, अब ये लोग टेस्ट में ठीक करके फिर भी खेलेंगे, विराट कोहली भी ठीक खेलेंगे, लेकिन T20 एक अलग तरह का खेल है। सो रोहित शर्मा, किरण पोलार्ड, ये सब लोग और भी टीमों में हैं, जैसे कि बेंगलोर से यही समस्या उनकी रही कि वो पुराने स्टार्स के ऊपर लगे रहे। T20 जो है ये नए स्टार्स का खेल है, पुराने स्टार्स का नहीं है। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपने कई सारे सवाल हमें इस बार भी भेजे, अर्थव्यवस्था से लेके राजनीति तक, संगीत से लेके क्रिकेट तक। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं।